नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे और इंडिया वॉइस का बेहद खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि सबक एक को, लेकिन सीख हम सबको ले लेनी चाहिए उस सबक से। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं यह मैं आपको बताता हूं। पिछले दिनों मोरचुला में हुई बस की दुर्घटना याद है आप लोग को, जिस घटना में 36 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और अभी उस घटना को बीते हुए ज्यादा दिन हुए नहीं हैं। उस घटना ने हम सबको झकझोर कर रख दिया था। आज भी उस घटना की जांच पड़ताल की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। लेकिन खास ख्याल रखा जा रहा है या दूसरी घटना के घटित होने का इंतजार किया जा रहा है, यह समझना बेहद जरूरी है। आपको बताते हैं, पिथौरागढ़ में सेना भर्ती के दौरान भगदड़ मची और इस भगदड़ में उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से जो अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए गए थे, यानी सेना भर्ती के लिए, उनके हाथ पैर टूट गए। और यह स्थिति उत्तराखंड में सेना भर्ती का है। अब पूरा मामला क्या है आपको यह विस्तार से बताते हैं, ताकि आप बखूबी समझ सकें कि हम घटना से सबक ले रहे हैं या दूसरे घटना के घटित होने का इंतजार कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में उत्तर प्रदेश से करीब 15 से 20 हजार युवा भर्ती का सपना लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचते हैं। इसके बाद भर्ती की जगह पर अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। लेकिन उससे पहले ये जो युवा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की दूरी तय करते हैं, ये किस तरह से भर्ती परीक्षा स्थल तक पहुंचते हैं, यानी उस जगह पर जहां परीक्षा हो रही है वहां पर कैसे पहुंचते हैं, एक बार ये तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगाइए। ये बसों में जो युवा बैठ रहे हैं, हमारे देश की नींव, रीढ़ कहा जाता है इनको। और ये जिस तरह से ये युवा बस में बैठ रहे हैं, कैसे मारामारी हो रहा है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आलम अब ये था कि बस की सीट पर इन नौजवानों को जगह नहीं मिलती है, तो बस की डिग्गी में इनको मतलब घास फूस की तरह इनको ठूस दिया जाता है, भर दिया जाता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके बाद इन्हें पिथौरागढ़ की सड़कों और पार्कों में छोड़ दिया जाता है, जहां पर इन्हें रात गुजारनी पड़ती, इन्हें समय गुजारना पड़ता है। मतलब सर्दी का मौसम होने को तो कुछ भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में संवेदनशीलता तो थोड़ी जिला प्रशासन से उम्मीद की ही जा सकती थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। और अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस हालात का जिम्मेदार कौन है? ये हालात ऐसे बने क्यों? ये उत्तराखंड के प्रशासन पर, उत्तराखंड के परिवहन विभाग पर, उत्तराखंड की व्यवस्था पर ये सवाल खड़े होते हैं। और सवाल ये खड़ा होता है कि मोरचुला में जो घटना हुई, उससे हमने सबक लिया, हमने सीख लिया या नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि सेना भर्ती में जो जनसैलाब उमड़ा, वो सेना भर्ती में 117 पदों के भर्ती प्रक्रिया में यह हुआ। और आपको बता दें कि इन अव्यवस्थाओं को देखकर यह सवाल खड़ा होता है कि सेना भर्ती में अव्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन? क्योंकि उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में सेना की भर्ती की रैली में उमड़ा युवाओं का जनसैलाब क्या सरकारी सिस्टम की पोल खोल रहा है? यह एक बड़ा सवाल। बेरोजगारी देश भर में ताड़का की तरह मुंह खोलकर खड़ी हुई और ये बताने का काम ये तस्वीर कर रही है, ये युवाओं की भीड़ कर रही है। भर्ती रैली में हजारों की तादाद में युवा पहुंचते हैं और वहां पर युवाओं के लिए जो लंबी दूरी तय करके आ रहे हैं, ना उनके लिए कोई व्यवस्था है और ना ही उन युवाओं के रुकने के लिए कोई व्यवस्था है, ना परिवहन विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था है। यानी कि हम घटना से सबक नहीं ले रहे हैं, बल्कि दूसरे घटना के घटने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर तो यही कहा जा सकता है, क्योंकि हालात अगर बेकाबू होंगे और मतलब खुदा न करे, मतलब भगवान न करे, अगर फिर उस तरीके की घटना घटी, तो फिर प्रशासन और विभाग के पास क्या जवाब होंगे और इसका जवाब कौन देगा? यह एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है उत्तराखंड के प्रशासन, उत्तराखंड के परिवहन विभाग और उत्तराखंड की सरकार पर। पिथौरागढ़ में भर्ती रेल में किसी को उम्मीद नहीं थी आमतौर पर कि इतने बेरोजगार युवाओं की फौज पहुंच जाएगी। सेना भर्ती में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 117 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 20 नवंबर से शुरू हुई, जो 26 नवंबर तक चलने वाली है। लेकिन अभी तक 35,000 से ज्यादा बेरोजगार युवा पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं, जबकि
मेजबानी राज्य यानी जो भर्ती प्रक्रिया जो राज्य दे रहा है, जहां वैकेंसी निकली है यानी उत्तराखंड, वो उसका नंबर जो है वो 22 और 23 को आएगा। और अभी तक उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा, ये नंबर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा 20,000 से ज्यादा युवा पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश और बिहार से भी हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा सेना में भर्ती का सपना लिए पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं, लेकिन युवा भर्ती की उम्मीद में अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर को तय करने पर मजबूर है, क्योंकि जान जोखिम में डालकर सफलता प्राप्त करने के लिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं नौजवानों की, इनका ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर अब वायरल होने लगा है और लगातार वायरल हो रहा है, जो उत्तराखंड में परिवहन विभाग और जिला प्रशासन की पोल खोल रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर बसों में सवारी के तौर पर युवाओं को ठूस ठूस कर बैठाया जा रहा है, वो भी बस के अंदर नहीं, बस की सीट पर नहीं, बस की डिग्गी में। और ऐसी स्थिति में वो परीक्षा स्थल पर पहुंच रहे हैं, वहां जहां वो जा रहे हैं सपना सजोकर, मतलब फिजिकली तैयार होकर वहां पर पहुंचना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा और किसकी जवाबदेही होगी? इन अव्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बेकाबू भीड़ जो इस वक्त युवाओं की पहुंच रही है वो पूरी तरीके से बेकाबू हो गई, लेकिन उनका ना कोई ख्याल रखने वाला है, ना कोई देखभाल करने वाला है। कहीं पर पार्कों में, ये तस्वीर आप देखिए और इन तस्वीर देखकर आप ये अंदाजा लगाइए कि ये युवा जो बेरोजगार है और भर्ती प्रक्रिया देखने गए हैं, वहां पर यह हाल है कि इन्हें पार्कों में, स्टेशनों पर और बस की तस्वीरें तो आपने देखी कि किस तरीके से इनको भर के वहां पर पहुंचाया जा रहा है। मतलब किसी प्रकार की सुविधा नहीं। अब ऐसे में इसीलिए हमने आपसे कहा कि इस पूरी खबर को देखने, सुनने और समझने के बाद आप खुद आकलन करिए कि हमने मौरचुला में हुई बस दुर्घटना से क्या सीखा, हमने क्या उस घटना से सबक लिया, या हम किसी दूसरे घटना का इंतजार कर रहे हैं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपकी बुद्धि पर, आपके विवेक पर छोड़ता हूं। आप देखिए और खुद आकलन करिए। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की 9 सीट पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग 23 नवंबर को होनी और इससे पहले ही उपचुनाव को रद्द करने की मांग उठने लगी है। यह मांग मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है। पहले मुरादाबाद की कुंदर की सीट से सपा उम्मीदवार ने उपचुनाव को रद्द करने और दोबारा चुनाव कराने की मांग की और अब सपा नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए दोबारा उपचुनाव अर्धसैनिक बलों की निगरानी में कराने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने आरोप लगाया है कि मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर वोट डालने से रोका गया। उपचुनाव खत्म, वोटिंग फीसदी पर सवाल। जहां सबसे ज्यादा बवाल, वहीं सबसे ज्यादा मतदान। मतदान के आंकड़ों पर शुरू हुआ बवाल। ये तस्वीरें हैं उपचुनाव के सियासी बवाल की। जब वोटिंग हो रही थी तब बवाल हो रहा था। उपचुनाव से पहले मतदान में रोक-टोक सियासी बवाल लेकर आया और अब मतदान खत्म हो गया तो वोटिंग परसेंटेज पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चलो। जिस तरीके से मतदान के दौरान बवाल की तस्वीरें सामने आ रही थी और आरोप लगाए जा रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं को वोट डालने से रोका जा रहा है, उसके बाद ये अंदेशा जताया जा रहा था कि मतदान फीसदी में गिरावट दर्ज होगी, लेकिन हुआ उल्टा। गिरावट तो दूर की बात, बल्कि जहां बवाल हुआ वहां सबसे ज्यादा वोटिंग देखी गई, जिसके बाद अब सियासी तकरार देखी जा रही है। करहल हो, कुदरकी हो, सीसामऊ हो, कठेरी हो, गाजियाबाद हो, खैर हो, माजवा हो, मीरापुर हो, फूलपुर हो, ये सभी वो 9 सीटें हैं जहां पर वोटिंग देखी गई, जहां पर उपचुनाव में जनता ने अपने वोट का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। और अब वोटिंग फीसदी पर भी गौर फरमा लीजिए। यूपी की जिन 9 सीटों पर वोट डले उनमें कितने फीसदी वोट पड़े, अब वो देखिए। मीरापुर
करीब 57% के आसपास कुदरती, करीब 58% के आसपास गाजियाबाद, महज 33%, खैर करीब 47%, सीसामऊ करीब 49%, फूलपुर करीब 43.5%, कठेरी करीब 57%, मांडवा करीब 50%, करहल करीब 54%। जी हाँ, जहाँ से सबसे ज्यादा बवाल की खबरें सामने आई, वहाँ सबसे ज्यादा वोट फीसदी दिखाई दे रहा है। इस सियासी बवाल के बीच सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान साहब को भी सुन लीजिए। सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने चुनाव रद्द करने की मांग की है। बकायदा चुनाव आयोग को पत्र लिखकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप ये कि कुदरती उपचुनाव में धांधली हुई है। सपा प्रत्याशी हाजी साहब कह रहे हैं कि मैं टकराना नहीं चाहता, पुलिस से मुझे इलाके में शांति चाहिए, वरना हालात कुछ और होते। मैं अगर करवट भी ले लेता तो वहाँ बड़ा विस्फोट हो जाता। सुनिए जरा। नहीं तो क्या करेंगे वो हम तो काउंटिंग में जाके क्या करेंगे। जिस तरह का यहाँ पर नंगा नाच हुआ है, जिस तरह मैं सिर्फ टकराना नहीं चाहता था पुलिस से और कोई बात नहीं थी, वरना तो क्या नाम है यहाँ पे हालात बहुत बड़े विस्फोटक होते। मैं इलाके की मैं शांति चाहता हूँ और हमेशा मैंने शांति चाहिए। अगर मैं जरा सा भी अगर मैं करवट ले लेता तो ये जनता जो है यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा विस्फोट हो जाता। अपनी क्षेत्र मांग करेंगे चुनाव से ये मांग हम क्या नाम करते हैं कि तो इस चुनाव को रद्द करके और दोबारा निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, और वो भी जो है हमारे आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस के देखरेख में चुनाव हो। हमें बिल्कुल इसके प्रदेश की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं। और इस वोटिंग फीसदी को देखकर खुद अखिलेश यादव ने भी पोस्ट करके सरकार को घेरने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पीडीए की एकजुटता, मान सम्मान और अधिकारों को नकारने वाली प्रभुत्ववादी भाजपा के खिलाफ प्रदेश की 90% आबादी के चुनाव थे। नकारात्मक भाजपा और उसकी निरंकुश सरकार की तानी हुई बंदूक भी पीडीए के लोगों के हौसले को ना तोड़ सकी। खैर, अब मतदाताओं ने अपने वोट तो दे दिए और इन 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन अब जिस दिन ईवीएम खुलेगी और वोटों की गिनती होगी और नतीजे सामने आएंगे, उस दिन साफ हो जाएगा कि आखिरकार किसकी जीत हुई और किसकी हार। वोटिंग प्रतिशत को देखकर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सपा की तरफ से जो कीचड़ प्रशासन की तरफ उछाला गया वो महज बरगलाने की कोशिश थी, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत कुछ और ही इशारा कर रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सपा को पूरी उम्मीद है कि इस बार नाक और साक की लड़ाई में वो जीतेगी और एक तरफा वोट पड़ेगा। मगर सवाल ये कि आखिरकार किसके वोट के बल पर सपा जीत की हुंकार भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी के साथ आज एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद गौतम अडानी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। राहुल गांधी बोल ही रहे थे कि अचानक लाइट चली गई। लाइट के अचानक गोल होने पर राहुल गांधी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर जोर से हंसने लगे। हालांकि लाइट महज 4 से 5 सेकंड के लिए ही गई और वापस आ गई। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी निशाने पर थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह अजीबोगरीब वाकया हुआ। दो तीन दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है, जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अडानी जी से शुरू होगी और जब तक अडानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं।
एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है, इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अदानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अदानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। हम बहुत दिनों से ये अदानी जी का मुद्दा उठा रहे हैं और आपने कहा कि कुछ हो नहीं रहा है, और मैं इसको हिंदी में दोहराना चाहता हूं, ये गलत है। बहुत कुछ हो रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको हमने चूर चूर कर दिया है। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी और अदानी जी एक हैं। पूरा देश जानता है कि इंडिया में अदानी जी सेफ हैं और उसका कारण नरेंद्र मोदी है। और आप ये मत सोचिए कि हम इस बात को छोड़ देंगे। हम आस्ते 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 देश को ये पूरा का पूरा नेटवर्क दिखा देंगे। ये कौन लोग हैं, कहां बैठे हैं, किस किस स्ट्रक्चर में बैठे हैं। माधवी बुच हमारा पहला उदाहरण था। हमने दिखाया कि माधवी बुच ने अपना काम नहीं किया, उसका कारण था, उसका कारण भ्रष्टाचार था, उसका कारण कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। हमने दिखाया, उनको हटाया नहीं गया है। बट देश जानता है और हिंदुस्तान का हर रिटेल इन्वेस्टर जानता है कि माधवी बुच इज करप्ट एंड माधवी बुच इज प्रोटेक्टिंग मिस्टर अदानी। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में, हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में गुरुवार को बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में शामिल हुए। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। द साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में फिल्म को टैक्स फ्री घोषित कर दिया। यह फैसला सीएम ने फिल्म देखने के बाद लिया है। इस फैसले की जानकारी अधिकारियों को गुरुवार को दी गई। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को अब यूपी, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस फिल्म को देखने के बाद इसकी काफी तारीफ कर चुके हैं। फिल्म के माध्यम से द साबरमती रिपोर्ट ने उस सच्चाई को सामने लाने का एक सार्थक प्रयास किया है। हर व्यक्ति जानता है साबरमती एक्सप्रेस के साथ अयोध्या से वापस जा रहे कार सेवकों, जो अयोध्या में एक धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णाहुति के बाद वापस गुजरात जा रहे थे, गोधरा स्टेशन के पास जो कुछ भी घटित हुआ था, उस सच्चाई को कैसे झुटलाने का हर स्तर पर प्रयास हो रहा था।
लेकिन आखिर वह सच्चाई सामने आई है। उस सच्चाई पर पर्दा डालने वाले लोग आज भी देश के अंदर बहुत सारे सत्य को अक्सर झुटलाते हैं और बहुत सारे षड्यंत्रों में लिप्त पाए जाते हैं। उन्हें एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है और हमें पूरा विश्वास है कि यह एक साहसिक प्रयास द साबरमती रिपोर्ट के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। यह हर उस घटना के माध्यम से होना चाहिए जो समाज के खिलाफ, देश के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए, समाज में वैमनस्यता पैदा करने के लिए अक्सर अलग अलग जिम्मेदार स्तंभों के स्तर पर या राजनीतिक दलों के अंदर होते रहे हैं। वह देश की जनता को सच को जानने का अधिकार है। मैं साबरमती रिपोर्ट की इस पूरी टीम को, जिन्होंने इस सत्य के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए फिल्म के माध्यम से ही सही लेकिन वास्तविक सत्य को देश की जनता के सामने एक बड़े रूप में लाने का प्रयास किया है। और मैं तो कहूंगा कि हर भारतवासी को द साबरमती रिपोर्ट को देखना चाहिए, उस सत्य के नजदीक जानने का प्रयास करना चाहिए। उन चेहरों को जो निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, समाज में आपसी वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, उन चेहरों को पहचानने के साथ साथ उन्हें सबके सामने सार्वजनिक रूप से एक्सपोज भी किए जाने। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बरेली पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। शिवपाल यादव ने यह कहा कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शासन और प्रशासन को लगाकर बेईमानी की, लेकिन उसके बावजूद सपा और इंडिया गठबंधन की 5-6 सीटों पर जीत पक्की है। उन्होंने बाकी सीटों पर भी मुकाबला कहा है। उन्होंने कहा कि 23 तारीख को नतीजे सबके सामने आ ही जाएंगे। से बताइए, जो इन्होंने वादा किया था 2000 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी का, और अब नौकरी कौन सी दे रहे हैं? आउटसोर्सिंग में 12,000 की वादे मिलता है उसको 8,000, 7,500 और 1 लाख रुपया पहले ही रिश्वत का ले लेते हैं। पहले ही बताओ ये नौकरी हुई? आज 8,000, 8,500 में क्या परिवार किसी का चलेगा? तो ये तो देखिए, न तो नौकरी दे रहे हैं, न कोई अपना वादा पूरा कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसी सरकार को अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो वही झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी में चल रही खींचतान के बीच अब एग्जिट पोल्स ने सभी पार्टियों के दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है और कई एजेंसियों के एग्जिट पोल्स ने किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दी है। कांटे की टक्कर के बीच थोड़ी बढ़त बीजेपी को मिलने की भविष्यवाणी जरूर हुई, लेकिन वोटों का हल्का सा भी स्विंग अगर हुआ तो किसी भी सत्ता का वापसी या परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण के रण के बाद अब इंतजार 23 नवंबर का है, मगर कई एजेंसियों, चैनलों के एग्जिट पोल के नतीजों ने सियासी दलों के दिलों की धड़कन को बढ़ा दिया है। कांटे की टक्कर के बीच थोड़ी बढ़त बीजेपी को मिलने की भविष्यवाणी की जा रही है। झारखंड के सियासी रण में हरियाणा की जीत का बूस्टर डोज कुछ भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल ये कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है, क्योंकि सिर्फ कुछ प्रतिशत का वोट स्विंग सत्ता दिला भी सकता है और छीन भी सकता है। वैसे बीजेपी ने जिन मुद्दों को सियासी हथियार बनाया, उन मुद्दों में बांग्लादेशी घुसपैठ और झारखंड की बिगड़ती डेमोग्राफी पर
भाजपा की चिंता, साथ ही साथ धर्मांतरण का बढ़ता दायरा और आदिवासी संस्कृति पर हमला। साथ ही साथ आपको बता दें कि आदिवासियों की जमीन पर घुसपैठियों का कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था बड़े जोर शोर से। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिन मुद्दों को विधानसभा चुनाव में बुलाया उसे भी सुन लीजिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। इस बात की सिंपैथी के साथ साथ बेल पर बाहर आने को जेएमएम ने भाजपा की साजिश करार दिया। तो वहीं मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देना हो या फिर चंपई सोरेन के हवाले से आदिवासी समाज को तोड़ने का आरोप लगाना हो या फिर महंगाई को मुद्दा बताना हो, साथ ही साथ पेट्रोल गैस की बढ़ती कीमत को उठाना हो, ये सारे मुद्दे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव में खूब भुनाया। वैसे बीजेपी 38 सीटों पर चुनाव लड़ी। आपको बता दें कि बीजेपी 2019 में 25 सीटों पर जीतकर मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में चली गई थी। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।